फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो समूह से जो भिन्न है फ्रेंड वो है, इसमें ए है ऐनक, बी है रामायण, सी है पतंग एंड डी है छलका। तो छलका क्या है? ये समूह से भिन्न है। दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इक प्रत्यय का, सेकंड इत प्रत्यय का, थर्ड ई प्रत्यय का एंड फोर्थ आ प्रत्यय का। तो दिन शब्द में फ्रेंड इक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ओके, भाषा प्रयोग के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? ए है भाषा रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्ति के रूप में, बी है वाक समुदाय के रूप में, सी है वाक प्रयुक्ति के रूप में एंड डी है भाषा समुदाय के रूप में। तो उसे जो लिया जाना चाहिए फ्रेंड वो वाक समुदाय के रूप में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए जो है फ्रेंड प्रयासरत है, उसे अध्यापिका शब्द पहचानना जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई है। बिना सहायता से कर पाना और सहायता मिलने पर कर पाना क्या कहलाता है? तो बिना सहायता के कर पाना यानी ये बात जो कहे हैं फ्रेंड, ये लेव वाइगोस्की के कहे हैं, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच की बात कही है। उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है वो स्वयं से भी सीखता है और सहायता मिलने के बाद भी सीखता है। तो उसको जो सहायता मिलने के बाद सीखता है उसको उन्होंने पाड़ कहा है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। ओके, और जो बच्चा खुद से सीखता है निज वाक, तो उसे जो दिया है इसमें कि खुद से करना, इसमें जो दिया है कि एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है, उसकी अध्यापिका शब्द पहचानना जैसी बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है। तो मदद करना क्या है? मदद करने को लेव वाइगोस्की ने पाड़ कहा है। ओके, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और कुछ सप्ताह बाद वह पढ़ने लग गई। बिना सहायता से कर पाना यानी कि निज वाक और सहायता मिलने पर कर पाना यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वो क्या कहलाता है? तो वो निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। सहायता मिलने पर कर पाना जो कहलाता है वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिन्हें लेव वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कहे हैं इसमें, यानी पाड़ की बात कहे हैं। क्योंकि पाड़ जो होता है फ्रेंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो होता है एक मदद होती है, शिरोनुमा मदद होती है। उसमें बच्चे को अगर कुछ नहीं आता है तो शिक्षिका जो है उसे सहायता देती है, उसे हेल्प देती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो काम को करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। और इन्होंने प्राइवेट स्पीच की भी बात कही है कि बच्चा खुद से भी सीखता है। ओके, बच्चा खुद से भी करके सीखता है और सहायता मिलने के बाद भी सीखता है, दोनों इसमें बात कहे लेव वाइगोस्की ने। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करती है, इसे क्या कहा जाएगा? चॉम्स्की जो बात की है फ्रेंड वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किए हैं। ओके, यानी भाषा अर्जन क्षमता जो है फ्रेंड वो चॉम्स्की कहे हैं। ओके, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि चॉम्स्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता करता है, यानी भाषा अर्जन की बात आ गई है। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो कहा जाएगा वो सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाएगा। ओके, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात इन्होंने कही है, तो ये चॉम्स्की का है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। इसके लिए वो ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के पठन को जो कहा जाएगा फ्रेंड वो बारीकी से पठन कहा जाएगा, क्योंकि उसको वो ट्रेन की समय सारणी पढ़ना, तो समय सारणी जो पढ़ रही है तो उसको जाना है जयपुर, तो वो बारीकी से पठन कहा जाएगा। ओके, राइट, क्योंकि सरसरी तौर पे पठन वो नहीं होता है, ना कि अंशों में पठन होता है और ना ही गहन पठन होता है, वो बारीकी से पठन होता है। राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखेंगे। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है, लेकिन लेखन का पहला चरण कौन सा है? तो लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट है फ्रेंड प्रारूपण, सेकंड है मानस चित्रण, थर्ड है समीक्षा करना एंड फोर्थ है संपादन। वो जो होना चाहिए फ्रेंड मानस चित्रण होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करता है? तो भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम जो समुन्नत करता है, ए है अध्यापक केंद्रित उपागम को, सेकंड है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को, थर्ड है चुप्पी की संस्कृति को एंड फोर्थ है कक्षा में शोर को। तो भाषा अधिगम जो है फ्रेंड वो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को जो है समुन्नत करता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के स्वर्ण कौशल का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्वर्ण कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? तो फर्स्ट है फ्रेंड अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है।
सेकंड है अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। थर्ड है अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे गए मुख्य अभिनय माइन का वर्णन करने के लिए कहती है। एंड फोर्थ अध्यापिका विद्यार्थी को दी गई पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थी के स्वर्ण कौशल, ओके, कौशल जो होते हैं फ्रेंड वो 4 होते हैं, ओके, पठन कौशल, लेखन कौशल, स्वर्ण कौशल, ओके, पठन कौशल, लेखन कौशल, स्वर्ण कौशल और एक जो होता है फ्रेंड वो याद नहीं आ रहा है इसमें माइंड में, 4 होते हैं, ओके, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 हैं, ओके। तो इसमें है अध्यापिका विद्यार्थियों को सुने गए आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ओके। आगे देखेंगे, अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसे जो देखा जाना चाहिए, ए है समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। एंड सेकेंड है लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है स्थूल गत्यात्मक कौशल के विकास का एक चरण है। एंड फोर्थ एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ओके। तो अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसे जो देखा जाना चाहिए फ्रेंड वो देखा जाना चाहिए लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है? तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो होती है फ्रेंड वो होती है ध्वनिग्राम, ओके, जिसे हम राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ध्वनिग्राम होता है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा है? तो भाषिक पूर्व चरण जो है फ्रेंड, ए है संक्षिप्त वाक्य, सेकंड स्वयं निर्देशित वाक्य, थर्ड है दो शब्दीय वाक्य एंड फोर्थ है कूजन और बबलाना। तो वो है फ्रेंड कूजन और बबलाना है। राइट आंसर ये डी, ओके। आगे देखेंगे, वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में जो है भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड संरचनात्मक विधि कहलाती है, सेकंड है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है और थर्ड है संप्रेषणात्मक विधि कहलाती है एंड फोर्थ व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है, ओके। तो वो होता है फ्रेंड कि वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थी को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने में अवसर दिए जाते हैं, तो जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए उसमें मोटिवेट किया जाता है, वो जो कहलाता है फ्रेंड कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है, ओके, जिसमें बच्चा जो होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके मोटिवेट होकर वो चीज़ सीखता है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। और डायरेक्ट मेथड जो होता है वो डायरेक्ट बच्चा खुद करता है, ओके। और नेक्स्ट है इसमें फ्रेंड कि एक अध्यापिका ने देखा है कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी को गलतियां कर रहे हैं, उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयोग करनी चाहिए? वो करनी चाहिए फ्रेंड श्रुतलेख। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है, फिर इन चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है, ओके। वह बच्चों को किस तरह से मदद करती है? तो वो प्रभावशाली संप्रेषक बनने में मदद करती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर से कुछ ऊँचा है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रेंड बोधगम्य निवेश कहलाता है, ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पठन जो है बोध की युक्ति नहीं है? पठन बोध की जो युक्ति नहीं है फ्रेंड वो है संपादन, ओके। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्राही कौशल है, ओके। तो एक इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रेंड रिस्पेक्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स, ओके। स्किल्स दो होते हैं, एक रिस्पेक्टिव स्किल्स होते हैं, एक प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, जिसे हिंदी में ग्राही कौशल कहते हैं और स्वर्ण कौशल ग्राही कौशल एंड स्वर्ण कौशल कहते हैं। तो ग्राही कौशल में जो आते हैं फ्रेंड वो आते हैं स्वर्ण एवं पठन, ओके। यानी रिस्पेक्टिव स्किल में जो आता है वो स्पीकिंग एंड रीडिंग आता है एंड प्रोडक्टिव में जो आता है वो राइटिंग एंड लिसनिंग आता है, ओके। ये होते हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड वो हो जाएगा स्वर्ण एवं पठन। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण के सही है, ओके। तो इसमें जो है फर्स्ट है स्वर्ण यानी स्पीकिंग, स्वर्ण वाचन, पठन, लेखन, ध्यान देना और चिंतन एक रेखी तरीके से विकसित होते हैं।
एंड सेकंड है स्वर्ण वाचन और पठन पहले विकसित होते हैं, उसके बाद लेखन विकसित होता है। एंड थर्ड है भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल है। एंड फोर्थ है स्वर्ण वाचन पठन और लेखन ध्यान देना और चिंतन विकसित होते हैं। तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि कौन सा वर्तमान अधिगम दृष्टिकोण से सही है, तो जो सही है फ्रेंड वो हो जाएगा स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है ध्यान देना है और चिंतन साथ साथ जो है उसमें डेवलपमेंट इसके होते रहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4C हो जाएगा। आगे देखते हैं पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका जो तात्पर्य है वो यह है कि पठन जो होता है पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को 5-5 के समूह में बांटती है। ओके, वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है। तो आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो जो है इसको जो जाना जाएगा फ्रेंड वो जाना जाएगा परियोजना कार्य के रूप में। ओके, यानी सामूहिक जब हम परियोजना कार्य बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ की परियोजना करते हैं, जब हम किसी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें जो है वो लिखा है ना कि कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को 5-5 समूह में बांट रही है, वो ग्रुप बना रही है। तो ग्रुप बनाना ऐसे ही परियोजना कार्य आ जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या है? परियोजना कार्य। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? तो वो किस रूप में किया गया है? तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को जो स्वीकृत किया गया फ्रेंड उप कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। ओके, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है? पठन के समय का जो कार्य होता है फ्रेंड वो यह होता है कि कक्षा को 4-4 के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है और अध्यापक जो होता है बच्चों को पठन सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग में सुगमता प्रदान करता है। एक इनकोडिंग होता है, एक डिकोडिंग होता है। तो ओके, तो इसमें जो होता है, इसमें पठन के समय जो कार्य होता है वो होता है डिकोडिंग में जो अध्यापक होता है वो सुगमता प्रदान करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भाषा क्या है, यानी लैंग्वेज क्या है? ओके, तो व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज जो है फ्रेंड वो व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आगे देखेंगे रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है? फर्स्ट है कार्यविधिक ज्ञान, सेकंड है घोषणात्मक ज्ञान, थर्ड है विषय वस्तु का ज्ञान एंड फोर्थ है वस्तु ज्ञान। वो करता है फ्रेंड घोषणात्मक ज्ञान को जो है वो अर्जित करता है। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है? तो आकलन के उद्देश्य के बारे में जो सही है फ्रेंड वो यह है कि आकलन जो होता है वो शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। ओके, क्योंकि जब बच्चा कुछ सीखता है तभी आकलन किया जाता है कि वो क्या सीख रहा है। ओके, एंड सेकंड है आकलन ये जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है, ये भी जानने के लिए किया जाता है। ओके, कि दोनों के लिए किया जाता है, वो सीखा क्या है और क्या नहीं सीखा है, दोनों के लिए आकलन जरूरी होता है। ओके, एंड थर्ड क्या है इसमें कि आकलन विद्यार्थी को यह बताने के लिए किया जाता है कक्षा में वरीयता के अनुसार वो कहाँ है। तो ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थी के आकलन जो होता है वो शिक्षार्थी के लिए दोनों किया जाता है, ये गलत है। वरीयता के लिए नहीं, कक्षा में वरीयता के अनुसार, ये गलत है। एंड फोर्थ है आकलन शिक्षार्थी को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है। ओके, आकलन जो होता है वो शिक्षार्थी को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। ओके, उसके दोनों चीज़ का आकलन होता है। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा इसमें, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है? हमारे जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है क्या अनुशंसित करती है? फर्स्ट त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, सेकंड है विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरणों से, एंड थर्ड है माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, एंड फोर्थ है प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। तो राइट आंसर इज सी, माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है वो अनुशंसित करती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है? तो व्याकरण शिक्षण के बारे में क्या सही नहीं है? ओके,
तो इसमें जो सही नहीं है, फर्स्ट है कि प्राथमिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान नियम प्रस्तुत करना। सेकंड है संदर्भ के में व्याकरण के प्रारंभिक नियम बताना। थर्ड है जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना। एंड फोर्थ है व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने व ड्रिल द्वारा सीखना। ओके, तो व्याकरण के जो नियम होते हैं वो शिक्षार्थियों को जो सिखाए जाते हैं, उसके नियम वो कंठस्थ करके उसको खुद से करके ड्रिल के द्वारा सिखाया जाते हैं। राइट आंसर जो होगा इसमें जो नहीं है वो पूछा है, तो जो नहीं है तो फर्स्ट क्या है, प्रामाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान नियम। यस, एक दूसरे ये तो करेक्ट है कि प्रामाणिक संप्रेषण के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है, ये राइट है। संदर्भ में व्याकरण के प्रारंभिक नियम बताना, यस ये भी राइट है। एंड थर्ड है जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना, ये भी राइट है। व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करने ड्रिल करवा द्वारा सीखना, तो ये जो है कंठस्थ करना क्या होता है, कंठस्थ करना फ्रेंड ये निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो ये गलत है। तो इसमें एक निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्या है, किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है, वो करता है प्रवाह पूर्णता में। ओके, जब कहानी द्वारा वो करता है तो कहानी की प्रवाह क्या है, कहानी की धारा क्या है, उसके अंदर का थीम क्या है, उस अकॉर्डिंग वो करता है, तो प्रवाह पूर्णता इसमें राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भाषा सीखने के दौरान शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियाँ क्या होती हैं, तो वो होती हैं अधिगम में मदद करती हैं। वो किस में मदद करती हैं, अधिगम में मदद करती हैं। और एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें जो होता है अध्यापक अधिक बोलते हैं। सेकंड है शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। थर्ड है प्रतिभागिता असमान है। एंड फोर्थ है अधिक वाचाल विद्यार्थी की सहभागिता अधिकतम है। तो एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड, भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। भाषा अर्जन से जो तात्पर्य है फ्रेंड वो यह है कि भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम। सेकंड है अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। थर्ड है औपचारिक स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम। एंड फोर्थ है भाषा के बारे में अधिगम। तो भाषा अर्जन जो होता है फ्रेंड वो यह है कि अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो भाषा अर्जन से जो तात्पर्य है वो अनौपचारिक रूप स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।